हेलो गाइज, नमस्कार। ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा तो बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। काफ़ी इसके क्वेश्चन है वो भी बनाए हुए हैं। तो अब इसको बोलते हैं परिणामित्र। क्या बोलते हैं इसको? परिणामित्र। अब हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, हमने पहले भी बताया था। ये एक स्थितिक युक्ति है। स्थितिक मीन्स स्थिर युक्ति है। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट है वो कोई नहीं होता, घूमने वाला पार्ट नहीं होता। ये एसी सप्लाई पर काम करती है, डीसी पर कार्य नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंडक्शन का गुण है वो एसी में होता है। जो इंडक्शन का गुण है वो केवल एसी में ही होता है, डीसी में नहीं होता। अब अगर हम इसकी सबसे पहले परिभाषा की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी परिभाषा अगर मैं दूं शॉर्ट रूप में कि एसी पर प्रचालित होने वाली स्थैतिक युक्ति, एसी पर प्रचालित होने वाली स्थैतिक युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को बिना आवर्ती के परिवर्तन किए बिना ही एक परिपथ से दूसरे परिपथ में रूपांतरित करती है। तो एसी पर प्रचालित मतलब चलने वाली, प्रचालित होने वाली स्थैतिक युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक रूप से विद्युत ऊर्जा को बिना आवर्ती में बदले, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, बिना आवर्ती बदले एक परिपथ से दूसरी परिपथ में बदलती है, रूपांतरण करती है, बदलती है, एक ही बात है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं इस तरीके से, या इस तरीके से इसका डायग्राम बनाएं। तो इसकी जो कोर्स है, ये जैसे ये ट्रांसफार्मर है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसकी कोरें हैं। तो इस कोर के अंदर जैसे यहाँ अगर हम बात करें इस तरीके से, ये यहाँ वाइंडिंग की, एक वाइंडिंग यहाँ की, मान लो इस तरीके से,
ये जैसे जहाँ पर स्रोत को जोड़ा जाता है, जहाँ पर अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें, वह वाइंडिंग जिसे हमेशा सप्लाई से जोड़ा जाता है उसे हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहले चीज़ें क्या होती है, अगर इसमें यही देख रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग इसमें क्या होती है, जिसको हमेशा सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाए उसे हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग में जो धारा बहती है उसे आईपी से कहते हैं, और जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसे ईपी। मान लो मैंने इसको प्राइमरी माना, तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है इसको तो ईपी से प्रदर्शित करते हैं हमेशा, और जो धारा उत्पन्न होती है उसको आईपी से डिनोट करते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, जो तार की मोटाई कम या अधिक है ना, उसकी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी वोल्टेज पे डिपेंड करती है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप, इसको स्टेप अप को ऊंचाई बोलते हैं, एक होते हैं स्टेप डाउन। ये होते हैं अपचाई। तो अगर प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा तो स्टेप अप। जहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग अगर वोल्टेज ज़्यादा दे प्राइमरी से और टर्नों की संख्या प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में ज़्यादा है तो स्टेप अप, और अगर कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये आपको पता चला कि जो प्राइमरी में हमेशा जो ईएमएफ उत्पन्न होता है इसको ईपी से प्रदर्शित करते हैं, और जो धारा बहती है उसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। अगर सेकेंडरी में, यदि सेकेंडरी के अंदर हमें धारा ज़्यादा चाहिए तो धारा मोटे तार पे डिपेंड करेगी और टर्नों की संख्या पे डिपेंड करेगी। अगर टर्नों की संख्या ज़्यादा है और तार की मोटाई ज़्यादा है तो धारा भी ज़्यादा बहेगी और उसकी ईएमएफ का भी मान अधिक होगा। तो इसको ईपी से, और अगर सेकेंडरी में है तो ईएमएफ को ईएस से और जो धारा है उसको आईएस से डिनोट करते हैं। अब आगे की बात कि इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो इसमें तार की मोटाई कम अधिक, वोल्टेज का मान कम अधिक, धारा का मान कम अधिक, और इंडक्टेंस का मान या प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान भी कम अधिक कैसे हो सकता है, ये निर्धारण भी ट्रांसफार्मर की संरचना पे डिपेंड करता है। फिर बात करें अगर हम द्वितीयक कुंडली की, द्वितीयक कुंडली जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी वह वाइंडिंग जिसको हमेशा लोड से जोड़ा जाए, लोड से, वो हमेशा कौन सी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। किससे जोड़ा जाता है, लोड से, हमेशा लोड से जोड़ा जाए, लोड से जुड़ने वाली वाइंडिंग हमेशा कौन सी, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और देखो इसकी क्या खास बात होती है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या चाहे इसका टर्न ज़्यादा हो चाहे इसकी ज़्यादा हो, टर्नों की संख्या है दोनों में से किसी की एक की ज़्यादा होगी। वो जबकि ये हमेशा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे करता है, अन्योन्य प्रेरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये गुण क्या कहता है, मैंने कहा इंडक्शन भी दो प्रकार के होते हैं,
पहले हम यहाँ पहले भी बात कर चुके हैं। एक होता है स्वप्रेरण, जिसके सिद्धांत पे काम करता है ऑटो ट्रांसफर। एक होता है अन्योन्य प्रेरण, जिसके सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफार्मर। इसके ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होगी, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होगी। हाँ, उसे ऑटो ट्रांसफार्मर इसको हम दूसरा नाम स्वप्रेरण के सिद्धांत पे ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है। और ये हमेशा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अब भाई आगे की बात करें कि ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग की तरह काम करती है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें दोनों वाइंडिंग एक ही होती है, और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी के बीच जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री। और आगे हम बात करें, जबकि प्रत्येक वाइंडिंग व फ्लक्स के बीच का कोण है वो कितना? 90 डिग्री का रहता है। जो प्रत्येक वाइंडिंग और फ्लक्स है उसके बीच कितने डिग्री का कोण रहता है? 90 डिग्री का। और अगर ट्रांसफार्मर में वोल्टता धारा का मान बदलता है, ऊर्जा का रूप बदलता है, शक्ति फ्रिक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता। ट्रांसफार्मर का जो पावर है और फ्रिक्वेंसी है उसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। और अगर हम बात करें आगे कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो अच्छी होती है। अच्छी का मतलब 95 से 98% तक। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो आदर्श ट्रांसफार्मर उसकी दक्षता 98 होती है। और बिना लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर कोई धारा नहीं बहती। अगर इस पे लोड का मान नहीं है तो इस पे कोई भी धारा है वो नहीं बहेगी। अगर बात की जाए कि जबकि प्राइमरी में कुल लोड का 1 से 3% जो प्राइमरी होता है इसमें 1 से 3% धारा बहती रहती है। किसकी? इसकी कुल लोड की 1 से 3%, जबकि प्राइमरी में जो कुल लोड होता है उसकी तुलना में 1 से 3% धारा है वो बहती रहती है। और ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी के बीच जो फ्लक्स, फ्रिक्वेंसी, शक्ति का माप सदैव क्या रहता है? समान रहता है। हालांकि अगर शक्ति का मान प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में हानियों के बराबर से क्या होता है? कम हो जाता है, जिसको कुल की तुलना में क्या है? नगण्य माना जाता है। ट्रांसफार्मर सबसे अधिक दक्षता वाली वैद्युतिक क्या है? मशीन है। अब हम इसमें और आगे बात करें, इसमें कोर होती है। क्या? कोर। ये जैसे यहाँ ट्रांसफार्मर, ये देखो यहाँ से क्या है, ये इसमें बहने का साधन क्या है? एक ही है। तो ये आगे इसमें अगर बात करें, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, जैसे ये बनाते हैं, ये किस तरीके से बनाते हैं? तो ट्रांसफार्मर को आई इन प्रकार की पत्तियों को बनाते हैं। इन प्रकार की जो पत्तियों को है वो पत्तियों की मोटाई क्या करते हैं? अगर कोर की बात करें, यहाँ हम कोर की बात करते हैं, तो जो कोर होता है, ट्रांसफार्मर की कोर है, वो किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की जो 0.35 से लेकर 0.5 mm मोटी जो पत्तियां होती हैं, वार्निश से लेमिनेटेड पत्तियों को से बनाई जाती है। हम आगे बात करें कि जो इसमें क्या करते हैं कि सिलिकॉन की मात्रा कितनी बनाते हैं इन पत्तियों में? सिलिकॉन की मात्रा 2 से
5%। सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं 2 से 5% मात्रा ही मिलाते हैं। अगर इससे कुछ ज़्यादा कर दें तो क्या हो जाता है, भंगूर हो जाता है। और कम कर दें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा करने पर, सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा करने पर भंगूर हो जाता है। और सिलिकॉन की मात्रा कम करने पर स्टेडी सी हानियाँ बढ़ जाती हैं। ये कंडीशन होती है। अगर हम बात करें तो देखो, जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण की बात करें, ये देखो बहुत प्रकार से किया गया है। देखो कैसे, सबसे पहले बात करें फेज के आधार पे माना, फेज के आधार पर, फेज के आधार पर। उसके बाद अगर हम बात करें फेज के आधार पर, तो फेज के आधार पे इसमें यही डिवाइडेशन करते हैं हम, जैसे सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज, सिंगल फेज और 3 फेज ज़्यादातर इनका उपयोग होता है। 3 फेज का सबसे ज़्यादा होता है। फिर अगर हम बात करें कोर के आधार पर, अगर हम कोर के आधार पे बात करें तो 3 प्रकार की कोर होती है। एक तो कोर टाइप, फिर सेल टाइप, फिर बेरी टाइप। कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। अगर हम जैसे इनकी तीनों की बात करें तो कोर में जो इस तरीके का सिस्टम होता है, ये मानो है पत्तियाँ बनाई, इसमें जो यहाँ मान लो यहाँ एक वाइंडिंग कर देते हैं, यहाँ वाइंडिंग की, और एक वाइंडिंग मान लो यहाँ हुई, तो इसमें जो बहने का साधन है वो देखो कितना है, इतना ही। इसमें फ्लक्स की प्रवाह का एक ही रास्ता है, तो इसमें कह सकते हैं इसमें एक ही रास्ता है। उस सेल टाइप में क्या होता है कि इस तरीके का सिस्टम होता है। सेल क्या करती, तो एक वाइंडिंग जैसे इस पे वाइंडिंग की, एक ऊपर एक नीचे, तो ये देखो यहाँ भी बहेगी ऐसे और यहाँ भी बहेगी। तो ये इसमें फ्लक्स प्रवाह के क्या है, फ्लक्स के प्रवाह के 2 रास्ते हैं। वो जो बेरी टाइप होता है, इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, 2 से अधिक रास्ते होते हैं।
और इनकी बात की जाए, ये सबसे सस्ते कोर टाइप, कम दक्षता, सस्ते सबसे तो सस्ते होते हैं, कम दक्षता, कम क्षमता और प्राकृतिक शीतलन होते हैं, नेचुरल शीतलन। इनकी बात की जाए, इनकी जो दक्षता और लागत है वो मध्यम होती है और क्षमता भी मध्यम। इनकी दक्षता उच्च क्षमता, उच्च दक्षता और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर अगर हम तीसरे की बात करें, स्थापना के आधार पर, एक तो बाहर इंडोर होता है और दूसरा होता है आउटडोर। एक अंदर लगता है, ये जो अंदर लगते हैं ये कम क्षमता व निजी क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं और ये क्या करते हैं, टीन और शेड बंद कमरे में स्थापित होते हैं। ये क्या लगते हैं, अंदर बंद कमरे में। इनकी कम क्षमता, निजी क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं, इंडोर। वो आउटडोर कहाँ लगते हैं, बाहर, अधिक क्षमता, सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रयुक्त खुले स्थानों पर। उसके बाद अगर हम बात करें करंट और वोल्टेज के आधार पर, एक तो होता है स्टेप अप, इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, वो दूसरा होता है स्टेप डाउन, जिसको हम स्टेप डाउन, अपचाई। ये क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वो करंट को कम करता है। इसकी खास बात क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप, वो करंट को क्या करता है, डाउन। और ये क्या करता है कि वोल्टेज को तो डाउन करता है, वोल्टेज स्टेप डाउन, और करंट को अप। अगर हम आगे इसमें बात करें तो इसके अंदर भाई ये क्या है, वोल्टेज को बढ़ाता है। अगर इसकी ऊपर दो तीन बातें और की जाए तो ये हमेशा जो स्टेप अप होता है ये वोल्टेज को तो बढ़ाता है, वो करंट को फ्लो को कम करता है। और इसकी खास बात ये होती है कि वोल्टेज को कम करता है, वो करंट को बढ़ाता है। इसमें अपचाई का मतलब ये हो गया कि ये हमेशा जिसमें प्राइमरी में लपेटे क्या होंगे, कम होंगे, और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या अधिक होगी। और इसमें सेकेंडरी में, प्राइमरी में लपेटों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कम होगी, इसलिए इसको स्टेप डाउन। अगर हम इसमें और बात करें तो इनकी जो प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध है वह रिएक्टेंस है, वह उच्च रहता है। कैसे, इस पॉइंट पे बात करें, जो इनका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, जो इनकी प्राइमरी वाइंडिंग का, किसका, स्टेप अप का प्राइमरी वाइंडिंग होती है इनका, उनका प्रतिरोध कम और रिएक्टेंस निम्न। कैसे, देखो भाई, स्टेप अप है, स्टेप अप में प्राइमरी में जो सेकेंडरी में है वो टर्नों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम होगी। तो कम होगी तो तार की खपत क्या होगी, कम होगी, लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो लंबाई जितनी कम होगी तो प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या कहता है, आर समानुपाती एल,
R समानुपाती L, ये प्रतिरोध कहता है। तो लंबाई अगर लपेटों की संख्या कम होगी तो तार का खर्च क्या आएगा, तार की खपत है वो कम होगी। उसके बाद अगर हम बात करें रिएक्टेंस भी क्या होगा भाई, विरोध क्या करेगा, निम्न करेगा, जो अक्सल की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। अब रिएक्ट अक्स की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। उसके बाद अगर बात करें कि इनकी जो प्राइमरी है वो हमेशा मोटे तार व कम, इनकी जो प्राइमरी किसकी स्टेप ऊंचाई ट्रांसमिशन प्राइमरी है वाइंडिंग है वो हमेशा मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है, मोटा तार और कम लपेटे की बनाई जाती है। और जो सेकेंडरी बनाते हैं उसे हमेशा पतले तार व अधिक टर्नों की बनाते हैं। इसकी खास बात रह गई। अगर हम बात करें अपचाई ट्रांसफार्मर पे, तो एक तो इनका प्रतिरोध अधिक, रिएक्टेंस कम, एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। अब भाई मैंने इसी में आपको बताया कि अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो रिएक्टेंस उच्च होगा, प्रतिरोध अगर अधिक होगा तो रिएक्टेंस निम्न होगा, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो रिएक्टेंस उच्च होगा। ये एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, एक दूसरे के किसके स्वभाव के कारण, विपरीत स्वभाव के कारण। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे करंट और वोल्टेज, अगर हम इनको पूरा का पूरा विवरण से ही पढ़ेंगे फिर देखो इस पर पूरी चर्चा करेंगे। चलो मैं थोड़ा थोड़ा वैसे समझा देता हूँ। फिर बात करें व्यापारिक आधार पे, तो जो व्यापारिक आधार है वो एक तो कॉमर्शियल और एक कॉमर्शियल ही बोलते हैं व्यापारिक। तो इसमें भी एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है शक्ति। पावर ट्रांसफार्मर। अगर हम और इसमें बात करें तो इनके ऊपर और बात करें कि किस किस तरीके से बांटा गया है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम इसमें बात करेंगे तो जैसे व्यापारिक आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन और शक्ति ट्रांसफार्मर, तो जो सबसे ज़्यादा यूजेबल होता है वो क्या होता है, शक्ति ट्रांसफार्मर ही होता है। अब हम इसको और थोड़ा सा विवरण देखेंगे, वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात फेज के आधार पे हमने बात की, सिंगल फेज, थ्री फेज, सिंगल फेज और थ्री फेज। फिर हमने व्यापारिक आधार पे अगर बात की तो डिस्ट्रीब्यूशन और पावर, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर। फिर हमने वोल्टेज और करंट के आधार पे बात की, तो देखो वोल्टेज और करंट के आधार पे अपचाई और ऊंचाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन। फिर हमने स्थापना के आधार पे बात की तो इंडोर और आउटडोर। फिर हमने कोर के आधार पे बात की तो कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप। फिर अगर हम बात करें कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, जो विशिष्ट प्रयोजन है वहाँ कौन से ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, एक है विशिष्ट प्रयोजन, वहाँ दो पर विशिष्ट प्रयोजन आधार पर, तो इसमें किए जाते हैं एक तो ऑटो ट्रांसफार्मर और एक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अगर इस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में की दो प्रकार होते हैं, सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हम और बात करें इसमें तो वाइंडिंग के आधार पर तो भैया 6 प्रकार की वाइंडिंग या 8 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। स्टार स्टार
स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, वीवी संयोजन, स्टार इंटर स्टार, डेल्टा इंटर स्टार, ट्री वाइंडिंग, स्कॉट या टीटी कनेक्शन, इस तरीके से इसका डिवाइडेशन किया गया। तो इन डिवाइडेशनों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया जाएगा। ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एंड ITI के एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके काफ़ी 600-700 क्वेश्चन भी हमारे बनाए हुए हैं, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो इसका ज़रूर देखें, उसमें पूरी की पूरी चर्चा है वो की जाएगी। तो सभी का धन्यवाद। ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।